सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो आंसर होगा दुबई में। तो एक प्रश्न तो यही आपका एग्जाम में बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला या इसी को यूं बोल देंगे ऑफशोर कैंपस खोलने वाला देश का पहला आईआईएम कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा आईआईएम अहमदाबाद। कहां पर खोला? दुबई में। और इसी का उद्घाटन किया अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। किसके साथ मिलकर? दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान के साथ मिलकर के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ। किस आईआईटी ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस यानी कि देश के बाहर अपना पहला कैंपस खोला था? किस आईआईटी ने? तो याद रखना आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पर? तंजानिया देश में। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो एक देश है तंजानिया, जहाँ पे अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो स्थित है, वहीं पे खोला था। और उसकी पहली महिला हेड बनाई था किसको? प्रीति अगलायम को। कई बार हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आईआईएम से संबंधित दो चार प्रश्न और देख लो कि अगर पूछे भारत का 22वां आईआईएम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली आईआईएम कौन सी थी? आईआईएम शिलोंग 2007 में स्थापित हुई थी। और देश का पहला आईआईएम था आईआईएम कलकत्ता, 1961 में स्थापित हुआ था। ये हमने पढ़ लिया। भारत के बाहर कैंपस खोलने वाला पहला आईआईएम बना आईआईएम अहमदाबाद, दुबई में खोला। और अभी फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप आईआईएम इंस्टीट्यूट है आईआईएम बंगलुरु, जो पूरे विश्व में 28वें स्थान पर है। टॉप पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन है, जो स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये सारे प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर होगा जापान में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। इसका आयोजन अभी 13 सितंबर को शुरू हो गया है और 21 सितंबर तक ये चलेगा। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। इस बार इसका 20वां एडिशन है और इसमें भारत के 19 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं। बाकी यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है 1983 में, हर 2 साल में होता है। लास्ट एडिशन इसका 2023 में हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, जिसमें भारत 18वें स्थान पर रहा। टॉप पर अमेरिका था। और इसका आयोजन करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना होती है 1912 में। हेडक्वार्टर मोनाको में है। प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए, जो यूके से हैं। अब ये स्पोर्ट्स वाला प्रश्न है, कुछ स्पोर्ट्स के ही प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी जो तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था जॉर्जियो में, उसको जीत लिया दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हरा करके। और इसी के साथ वे हमारी 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख, और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अच्छा, 14वीं यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 का खिताब जीता इंग्लैंड ने स्पेन को हरा करके। ये स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ था। और 32वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ये जर्मनी में हुए, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते और 20वें स्थान पर रहा। टॉप पे यहाँ पे जापान है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट इंग्लैंड के हैं। 12वें वर्ल्ड गेम्स 2025 हुए कहाँ पे? चीन के चेंगडू शहर में। और डूरंड कप जिसका संबंध है फुटबॉल से, अभी 2025 में इसका 134वां संस्करण हुआ। 5 राज्यों में हुआ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। और ये पहली बार है जब डूरंड कप भारत के 5 राज्यों में हुआ हो। और अगर बात करें डूरंड कप को जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। और चेतेश्वर पुजारा भी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अभी 29 नंबर के, याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हुए थे पेरिस फ्रांस में। और इसमें टॉप पे चाइना है, भारत तीसरे स्थान पर है। हमने इसमें एक ही मेडल जीता था, वो भी ब्रोंज आया था। कौन लेकर के आए थे? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। और अब जो अगला है 30वां एडिशन है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का, वो भारत में होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे स्पोर्ट्स के लेटेस्ट प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी नई दिल्ली में 11 और 12 सितंबर को पहली एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। अच्छा, आयोजन किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने पर चर्चा करना
और इस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा चलाए जा रहे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई। और यहीं पर मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, जो कौन है, प्रहलाद जोशी, अभी उन्होंने हाइड्रोजन इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए जो इसके क्षेत्र में जो काम करते हैं स्टार्टअप्स, उनको 100 करोड़ रुपए का फंड देने का अनाउंसमेंट भी किया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 2021 को, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ था 4 जनवरी 2023 को। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया था, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। पीएम मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है, जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। और टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के दबोटा में। और दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार ये कहाँ पर खोजा गया, फ्रांस में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ रोटरडैम, नीदरलैंड में। और अभी इंडिया ने पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस को लॉन्च किया था लेह लद्दाख में, इसको बनाया एनटीपीसी ने। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से बनने वाले ये सभी प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये उड़ीसा के गोपालपुर में बनाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट 2029-30 तक बनकर पूरा हो जाएगा। और इस प्लांट में हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन होगा। ये प्लांट मेनली जापान को ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेगा। ग्रीन अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर के अमोनिया गैस बनाई जाती है, NH3। पर इस ग्रीन अमोनिया में अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन को पानी H2O से निकाला जाता है। और ऐसा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इसे ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। और इस प्रोसेस में जो आपने हाइड्रोजन बनाई है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया के कुछ महत्वपूर्ण जो इस्तेमाल जहाँ पे हम इसको करते हैं, जैसे कि अमोनिया से यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट जैसे फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। और प्लास्टिक, डाई, सिंथेटिक फाइबर यानी कि नाइलॉन, एक्सप्लोजिव जैसे कि TNT बनाने में रॉ मटेरियल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनिया का यूज़ कोल्ड स्टोरेज में भी किया जाता है। अब ये उड़ीसा में बनाया जा रहा है, तो मैं उड़ीसा लेकर के चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी क्या हो गई, भुवनेश्वर हो गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है हरिबाबू गंबमपति। राज्य के पशु सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, और पुष्प है अशोक ट्री। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, अब्दुल कलाम। और आप जानते हो उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है वो ओडिसी है, और क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जबकि जो जगन्नाथ मंदिर है उसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। और नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, रजा पर्व मनाया जाता है। बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, तनु जात्रा उत्सव हो गया। अच्छा, उड़ीसा से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न में मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो देखो, अभी शक्ति श्री कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। और अभी उड़ीसा का कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 ये भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को। और उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया गया। और अभी उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनी थी। भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH ये कहाँ पर लॉन्च हुआ, भुवनेश्वर में। और इसे भारत नेत्र पहल के तहत लॉन्च किया गया था। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर की 41वीं वार्षिक बैठक, ये 2026 वाली तो विशाखापत्तनम में होगी, लेकिन 2025 वाली भी पूरी उड़ीसा में हुई। और अभी 28वें एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 ये भी भारत में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अभी उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी गई है।
तो इतने पॉइंट ध्यान में रखना, ये सब उड़ीसा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभ्यास का नाम है सियोम प्रहार, इसका आयोजन किया भारतीय सेना ने कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। उद्देश्य है मॉडर्न आर्मी ऑपरेशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, मतलब ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, हमारे सैनिकों ने ड्रोन का इस्तेमाल करने सीखा। तो आप कह सकते हो एक तरह से ड्रोन बेस्ड ये अभ्यास था। इसी तरह से मैं आपको 2-4 अभ्यास और रिवाइज कराऊंगा जिनका आयोजन भारतीय सेना ने किया। जैसे कि देखो, एक किया था ड्रोन प्रहार अभ्यास, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। एक दिव्य शक्ति अभ्यास किया था, कहाँ पे? सिक्किम में। और एक अचूक प्रहार अभ्यास किया था अरुणाचल प्रदेश में। एक समन्वय शक्ति अभ्यास किया था भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में। और एक आपको याद होगा युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया था भारतीय सेना ने, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी सारे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? तो आंसर होगा इसका चाइना ने। तो अभी चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी को चिपकाने वाला एक पदार्थ बनाया है जो टूटी हुई हड्डियों को 2 से 3 मिनट में जोड़ सकता है। और समुद्र में पाए जाने वाले सीपों से प्रेरित यह ग्लू 200 किलोग्राम से ज़्यादा तक का वजन झेल सकता है और ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब 6 महीने में शरीर में घुल सकता है। मतलब अब हड्डी जुड़वाने के लिए हमें लंबे समय इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक नया पदार्थ खोज लिया है, नया पदार्थ बना लिया है जिसे बोला है बोन ग्लू, जो हड्डी को जोड़ देगा मात्र 2 से 3 मिनट में। अब ये कारनामा किया चाइना ने। तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल हो गई बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना के कुछ प्रश्न और मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी चीन के यंताई पेंगताई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार मिला। और ये पुरस्कार वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में जो बेस्ट एयरपोर्ट होते हैं उनको दिया जाता है, मतलब विश्व के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स को यह अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को 2015 से दे रहा है। अभी 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2025 हुआ चीन के तियानजिन में। और 12वां वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन हुआ चाइना में, चाइना के चेंगडू शहर में। और दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये हुए चीन के बीजिंग में। और अभी 25वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ चीन के तियानजिन में, जिसकी थीम है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। इंपॉर्टेंट रहेगी थीम। तो ये सारे प्रश्न अभी चाइना से संबंधित थे, हमने पढ़े, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री जिसका नाम है डायला, इसको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया। तो अभी अल्बानिया ये दुनिया का पहला देश बन गया जहां अभी एआई को मंत्री बनाया गया है और उसका नाम रखा है डायला। इंग्लिश में बोलेंगे इसको DIELL। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, डीएला बोलोगे या डायला बोलोगे, वो आप देख लेना। तो डीएला हमने जैसा कि पढ़ा, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एआई से बना वर्चुअल बोट है। और इसका काम क्या है? सरकारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को संभालना, मतलब ये सरकारी टेंडरों को मैनेज करने का काम करेगी और प्राइवेट कंपनियों को प्रोजेक्ट्स देने का फैसला करेगी। तो ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस पर रिश्वत या किसी तरह का दबाव या धमकियां का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ईमानदारी से अपना काम करेगी, जिससे सरकारी टेंडर पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। अच्छा, आपको याद है अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 96 पे था। अब बात यहाँ पे अल्बानिया की हो रही है, तो पहले मैं आपको अल्बानिया लेकर के चलूंगा, फिर एआई से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, अल्बानिया जो है ये यूरोपियन देश है, कैपिटल तिराना होती है और इसकी करेंसी है अल्बानियन लेक। और अभी हमने क्या पढ़ा कि इसने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त किया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। अब एआई से संबंधित ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ पर शुरू हुई? वडमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 आया था, उसमें टॉप पर सिंगापुर है और भारत में टॉप पे बंगलुरु है, लेकिन पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है।
और भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये किया गया जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया? पैरेलल। और किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? तो दुबई। और नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल सूर्य को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी एआई से संबंधित ही प्रश्न है जो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए भी नेवर अलोन नाम से एक एआई ऐप को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एम्स दिल्ली। तो अभी एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन एआई पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसे स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोकने के लिए तैयार किया गया है। ये भारत की सभी एम्स इंस्टीट्यूट्स के लिए फ्री होगा और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि ये एक एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। इसे व्हाट्सएप पर 24/7 एक्सेस किया जा सकता है जब भी आपकी मर्जी हो, और इसमें स्टूडेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकेंगे और समाधान पा सकेंगे। मतलब इसमें स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी जिससे कि वो सुसाइड करना छोड़ दे, सुसाइड का प्लान छोड़ दे, और इस तरह से देश में सुसाइड्स की संख्या जो है वो कम होगी। अभी आपको याद है हमने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया था, कब? 10 सितंबर को। बाकी एम्स की फुल फॉर्म की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसी ने ये नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन को, एआई एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल्स में आपको रिवाइज कराऊं। देखो जरा, अभी एक सभासार वेब पोर्टल के बारे में हमने पढ़ा था, इसको पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। और प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने, आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया। और असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। कपास किसान ऐप, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा कपास किसान एप्लीकेशन को हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। भारतीय पहल को लॉन्च किया एपिडा ने। और रेरा पोर्टल को अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय जो है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भी कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे तेज ट्रेन अभी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा नमो भारत। तो भैया नमो भारत ये भारत की सबसे फास्ट ट्रेन बन गई है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कहाँ पर? दिल्ली और मेरठ के बीच चलती है। और इस स्पीड के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ ये इन दोनों के बीच की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरी कर लेती है। अच्छा, नमो भारत हमने कहा अभी भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। इनसे पहले कौन सी थी? तो इनसे पहले, मतलब नमो भारत से पहले भारत की सबसे फास्ट ट्रेन हुआ करती थी गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत। लेकिन पिछले साल 2024 में क्या हुआ, कुछ सुरक्षा संबंधी नियमों के कारण इनकी जो स्पीड है उसको घटा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। तो इसीलिए हमने कहा कि अभी भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है नमो भारत। और ट्रेनों से आपको याद दिलाओ, मंत्री तो आप जानते ही हो, अश्विनी वैष्णव हैं। एक ये देखो, अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम रुद्रास्त्र है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा, जिसे अब श्री सिद्ध रुद्र स्वामी जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उमरिया गांव में BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी और इसको नाम दिया था ब्रह्मा। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। कितनी दूरी तय की एक बार में? 881 किलोमीटर। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, इसने रेलवे पटरी के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है। मतलब पटरी के बीच में सोलर पैनल लगाए हैं। और कितने लगाए? अभी 28 पैनल लगाए, जो कितनी बिजली देंगे? 15 किलोवाट। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, रेलवे से ही संबंधित है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
$26.4 मिलियन की डील अभी किसके साथ की है, किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी भारत सरकार ने उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $126.4 मिलियन की डील साइन की है। अब इस फंड का जो उपयोग है, जो एशियन डेवलपमेंट हमें देगा इतना, इसे टेहरी लेक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए किया जाएगा इस फंड का उपयोग। तो उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड में सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म, जलवायु अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। टिहरी लेक प्रोजेक्ट की बात करें तो टिहरी बांध आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो इसके पीछे जो आर्टिफिशियल लेक है, तो उसी एरिया को टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा ताकि हर सीजन में यहाँ लोग आ सके, टूरिज्म यहाँ का बढ़ सके। अच्छा, ये टिहरी डैम किस नदी पर है, ये प्रश्न आएगा तो कर देना, भागीरथी नदी पर है। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, हेड है मसातो कांडा और टोटल मेंबर है 69। अभी नवीनतम 69 नंबर का बना था इजराइल। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही फ्रंटियर सीड प्रोग्राम लॉन्च किया था और एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक हुई थी मिलान, इटली में। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन देने की घोषणा की थी। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने वीडियोस को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? सुशीला कार्की। फिर पूछा किसे पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया आचार्य देवव्रत को, ये गुजरात से हैं। और अभी हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आदि संस्कृति। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार मिल गया, नाम बताओ? लेंजा एन। और 44वीं SCO रेड्स परिषद की बैठक अभी हुई है किर्गिस्तान में। और रक्षा मंत्री जी ने तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा अभियान को लॉन्च किया, नाम बताओ? समुद्री प्रदक्षिणा। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार 13 सितंबर को मनाया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 10 सितंबर 2020। तो कल आपसे पूछा था हरेला पर्व त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाएगा? तो हरेला पर्व या हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, जबकि हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।